वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा था और ब्रीफ में जीन कॉन्सेप्ट या एक्सप्रेशन पे बात की थी। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि ग्रिफिथ ने ये बताया था कि जीन डीएनए के बने हुए होते हैं। तो जीन एक्चुअल में होते तो डीएनए के खंड ही है या डीएनए सेगमेंट्स ही जीन होते हैं। डीएनए के खंड या डीएनए सेगमेंट्स ही जीन होते हैं। तो ये तो अपने को पहले पता चल गया था। लेकिन जो डीएनए के खंड होते हैं, इन खंडों को जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने 1903 में जीन शब्द दिया। इनके अनुसार जीन एक इकाई होते हैं या जीन एक इकाई होती है जो किसी जीव के गुणों की या गुणों का आनुवांशिकी संचालन करते हैं। तो जीन शब्द 1903 में जोहानसन द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जीन क्या होते हैं? ये एक इकाई होते हैं जो किसी जीव के गुणों का आनुवांशिकी संचालन करते हैं। मीन्स जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिकी लक्षणों को ट्रांसफ़र करने का या स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। मीन्स अगर माता की आंखें ब्राउन कलर्ड है और पिता की आंखें ब्राउन कलर्ड है और पिता की आंखें ब्लैक कलर्ड है, तो इन जो जीन्स होते हैं जो आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन जीन्स का या मैं यूँ कहूँ ये जो गुण होते हैं, आँखों का कलर एक गुण है, इन गुणों का संचालन जीन्स द्वारा किया जाता है। तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया और उन्होंने बताया कि जीन्स एक इकाई होते हैं जो किसी एक जीव के गुणों की आनुवांशिकता का संचालन करते हैं। मीन्स वो किसी पेरेंट्स के गुण को अपने प्रोजेनी में या संतति में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये वेक्टर्स या वाहक की तरह होते हैं। फिर मेंडल ने इन जीन्स को पहले कहा था फैक्टर्स या कारक। तो मेंडल के अनुसार जीवों के आनुवांशिकी गुणों का संचालन करने वाले कारक होते हैं। इन कारकों को बाद में जोहानसन ने जीन नाम दिया था। फिर आए बैटसन। तो बैटसन ने बताया कि कारकों की मदद से या बैटसन ने बताया कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का पालन कौन करते हैं? ये कारक करते हैं। और इसके आधार पर इन्होंने फैक्टर हाइपोथेसिस दी या कारक संकल्पना दी थी। तो मेंडल ने सबसे पहले इन जीन्स को कारक कहा था, फैक्टर्स कहा था। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए जोहानसन, इन्होंने इन कारकों को जीन कहा कि जीन ऐसी एक यूनिट होती है जो आनुवांशिकी गुणों का संचालन करने का कार्य करती है। फिर बैटसन ने इन कारकों के बारे में बताया कि ये कारक आनुवांशिकी गुणों का संचालन तो करते हैं और मेंडल के नियमों का पालन करते हैं। इसके आधार पर इसने कारक संकल्पना या फैक्टर हाइपोथेसिस दी थी। फिर देखना जीन कॉन्सेप्ट या जीन संकल्पना। तो जीन संकल्पना में फर्स्ट आता है फैक्टर्स। तो मेंडल ने एक शब्द दिया जिसे
कारक या फैक्टर्स कहते हैं, और आज के समय में इन कारकों को जीन कहा जाता है। और ये जीन कई खंडों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आए कि जीन कॉन्सेप्ट या जीन संकल्पना क्या है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि मेंडल ने कारक शब्द दिया या कारकों के बारे में बताया या फैक्टर्स के बारे में बताया, जिन्हें आज के समय में जीन कहा जाता है। जीन शब्द जोहानसन द्वारा 1903 में दिया गया था, और ये जीन या ये कारक कई खंडों से मिलकर बने हुए होते हैं। और फिर देखना, फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये जो जीन्स है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं या कुछ सिद्धांत होते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जीन्स होते हैं वो कई खंडों से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके अलावा ये जीवों के गुणों के आनुवांशिकी संचालन का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया कि एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए कि इनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पे ये कार्य करते हैं। फर्स्ट क्या था कि जीन्स खंडों से मिलकर बनी हुई संरचनाएं होती है। उसके अलावा जीन जीवों के गुणों का आनुवांशिकी संचालन करने का कार्य करते हैं, और जीन जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि आनुवांशिकी गुणों का संचालन करने का कार्य करेंगे या उनके एक वाहक की तरह कार्य करते हैं। बाद में सेकंड सिद्धांत क्या था कि ये जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। फिर गैमेट बनते समय ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो गैमेट बनते समय मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि जीन्स या गैमेट्स में कौन होंगे, जीन होंगे। तो गैमेट या युग्मक बनते समय ये जो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या युग्मक निर्माण के समय ये जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होते समय एक गैमेट में जोड़े का सिर्फ एक सदस्य ही पाया जाता है, मीन्स ये अलग अलग गैमेट में एक एक सदस्य उपस्थित होंगे। तो जीन्स जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन जब गैमेट का निर्माण होता है या युग्मक का निर्माण होता है उस समय ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है, और प्रत्येक युग्मक में जोड़े का एक ही सदस्य उपस्थित होता है, और इनमें क्रॉसिंग ओवर की क्षमता पाई जाती है। मीन्स इनमें से जीन का विनिमय या इन जीनों का विनिमय हो सकता है। मीन्स ये एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर भी जा सकते हैं। इन जैसे कि दो गुणसूत्र हैं उनके बीच में जीनों का विनिमय या स्थानांतरण हो सकता है, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर की क्षमता होती है। मीन्स एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जा सकते हैं। इनकी संख्या इनमें या गुणसूत्र में ये लिंकेज ग्रुप व विशिष्ट संख्या में पाए जाते हैं। तो अदर पॉइंट क्या हो गया कि यह संलग्न समूह के रूप में पाए जाते हैं। मीन्स गुणसूत्र में ये लिंकेज ग्रुप्स के रूप में पाए जाएंगे। उसके अलावा विशिष्ट संख्या में ये पाए जाते हैं और जोड़े में पाए जाते हैं। लेकिन जब इनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है, उस समय ये दोनों अलग हो जाते हैं और प्रत्येक जोड़े का एक सदस्य एक युग्मक में ही होता है। फिर आता है आपके
जीन क्या होता है? तो जीन डीएनए का खंड होता है और यह न्यूक्लियोटाइड्स का सतत अनुक्रम होता है और फंक्शनल सेगमेंट होता है। तो आपसे जीन की परिभाषा पूछे कि जीन क्या है, तो जीन डीएनए का ही एक खंड होता है। उसके अलावा जीन न्यूक्लियोटाइड्स का सतत अनुक्रम होता है जो कार्यकीय रूप से या फंक्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, तो जीन क्या होगा कि जीन डीएनए का ही एक खंड या सेगमेंट होता है जो न्यूक्लियोटाइड्स का सतत अनुक्रम होता है और ये फंक्शनली एक्टिव होता है या कार्य की दृष्टि से यह एक्टिव खंड होता है। फिर देखो, नोबेल प्राइज के विजेता एक साइंटिस्ट थे हार्टवेल ने बताया कि इन जीन्स के 2 वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले जीन्स तो क्या हो गए, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स की सतत सीक्वेंस होती है। उसके बाद में नोबेल पुरस्कार के विजेता हार्टवेल आए। हार्टवेल ने ये बताया कि ये जो जीन्स होते हैं, ये जीन्स 2 वर्गों में विभाजित होते हैं और वो 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं, क्लास 1 व क्लास 2। तो क्लास 1 में डीएनए के वे सेगमेंट्स आते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि वे जीन्स आती है जो एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो हार्टवेल ने जीन्स को 2 वर्गों में डिवाइड किया, क्लास 1 व क्लास 2। तो क्लास 1 में वे जीन आते हैं जो एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं या प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। तो हार्टवेल ने जीन्स को 2 भागों में डिवाइड किया या 2 वर्गों में डिवाइड किया, क्लास 1 व क्लास 2। तो क्लास 1 में वे जीन आते हैं जो एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इन जीन्स को या क्लास 1 जीन्स को पहले सिस्ट्रोन कहा गया, जिन्हें आज संरचनात्मक जीन के नाम से जाना जाता है। तो ये एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस का नियंत्रण करती है, जिन्हें पहले सिस्ट्रोन कहा जाता था और अब संरचनात्मक जीन के नाम से जाना जाता है। और क्लास 2 में वे जीन्स आते हैं जिन जीन्स में या जिन जीन्स के अनुलेखों में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोई सूचना नहीं पाई जाती। तो क्लास 2 में वे जीन्स आती हैं जिन जीन्स के अनुलेखों में प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित कोई सूचना नहीं पाई जाती। इट मीन्स ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं करेंगे। तो इस तरह हार्टवेल ने जीन्स को 2 क्लास में डिवाइड किया था। फिर देखो, बेंजर ने जीन्स को
3 भागों में डिवाइड किया था। तो वो 3 भाग कौन कौन से हो गए? रिकॉन, सिस्ट्रॉन एंड म्यूटॉन। तो रिकॉन डीएनए का छोटा भाग होते हैं जो कार्य की दृष्टि से एक्टिव होते हैं या कार्यात्मक इकाई होते हैं। रिकॉन को रेप्लिकेशन की यूनिट भी कहते हैं। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन की सबसे सूक्ष्मतम या छोटी इकाई कौन सी होती है? तो उसे बोलते हैं रिकॉन। तो छोटे क्वेश्चन में आए आपके कि रेप्लिकेशन की यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रिकॉन। रिकॉन क्या है? रिकॉन डीएनए का ही छोटा खंड होती है जो कार्य की दृष्टि से एक्टिव होती है और इस रिकॉन में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय व रेप्लिकेशन प्रतिलिपिकरण का गुण पाया जाता है या ये क्रॉसिंग ओवर व रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखते हैं। और ये जो रिकॉन होते हैं, ये रिकॉन एक या 2 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहला पॉइंट यही था कि ये डीएनए का छोटा खंड होते हैं। छोटा खंड कैसे हुआ? जैसे कि ये 1 या 2 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं तो ऑब्वियसली इनकी साइज छोटी ही होगी। और ये डीएनए का खंड होते हैं, कार्यात्मक दृष्टि से एक्टिव होते हैं। उसके अलावा रेप्लिकेशन की सबसे छोटी यूनिट रिकॉन कहलाती है और क्रॉसिंग ओवर व रेप्लिकेशन करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। फिर आता है सिस्ट्रॉन। तो ये डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है और ये डीएनए का सबसे बड़ा खंड होता है और कार्य की दृष्टि से यह एक्टिव होता है। ठीक है, तो डीएनए का सबसे बड़ा खंड कौन सा हो गया? सिस्ट्रॉन। और यह फंक्शनली एक्टिव होती है या कार्यात्मक दृष्टि से सक्रिय होती है। इसके अलावा ये 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैंने बताया था कि यह डीएनए का सबसे बड़ा भाग होता है या सबसे बड़ा खंड होता है। ऑब्वियसली 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो यह न्यूक्लियोटाइड्स या 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स से बना डीएनए का सबसे बड़ा भाग होता है जो फंक्शनली एक्टिव होता है और ये जीन की कार्यकी से संबंधित होता है या जीन की कार्यकी का संचालन करने का कार्य करता है। तो सिस्ट्रॉन क्या करेगा? डीएनए का सबसे बड़ा फंक्शनली एक्टिव फ्रेगमेंट होता है जो 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है और ये जीन की फिजियोलॉजी या जीन की कार्यकी से संबंधित होता है या उसका संचालन करने का कार्य कहलाता है। या जीन की फिजियोलॉजिकल एक्टिव यूनिट या फिजियोलॉजिकल यूनिट की बात करें, कार्य की इकाई की बात करें तो जीन की कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन कहलाती है। फिर आता है आपकी म्यूटॉन। तो ये डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है। तो ये डीएनए का छोटा खंड होता है। डीएनए का छोटा खंड होगा म्यूटॉन और इसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है। तो ये डीएनए का वह छोटा भाग होता है जहाँ पे उत्परिवर्तन होता है, इसलिए इसे म्यूटॉन कहते हैं। और म्यूटेशन की सबसे छोटी यूनिट, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है
कि म्यूटेशन की सबसे छोटी यूनिट किसे कहते हैं, तो म्यूटेशन की सबसे छोटी यूनिट म्यूटॉन को कहते हैं। और ये डीएनए का छोटा खंड होता है जिसमें म्यूटेशन होता है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ जीन्स। तो आपके सिलेबस में, या मैं यूं कहूं कि जीन्स को बेंजर ने 3 भागों में डिवाइड किया, रिकॉन, सिस्ट्रॉन एंड म्यूटॉन। रिकॉन को रेप्लिकेशन की यूनिट कहते हैं, ये डीएनए का छोटा खंड होती है, ये 2 या 1 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है और इनमें रेप्लिकेशन व क्रॉसिंग ओवर की क्षमता पाई जाती है। सिस्ट्रॉन को कहते हैं जीन की फिजियोलॉजिकल यूनिट और ये डीएनए का सबसे बड़ा भाग होता है, फंक्शनली एक्टिव होती है और उसके अलावा 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है। फिर है म्यूटॉन, तो यह डीएनए का छोटा खंड होता है, म्यूटेशन की इकाई म्यूटॉन को कहते हैं और इस म्यूटॉन में या इस डीएनए के खंड में म्यूटेशन होता है। फिर आगे आपके टाइप्स ऑफ जीन, तो जीन के प्रकार। तो फर्स्ट है जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन क्या होगी, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी और इन्होंने जंपिंग जीन की खोज किसमें की थी, मेज या मक्का में। तो टाइप्स ऑफ जीन्स में या जीन्स के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन क्या होती है कि पहले तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी बारबरा मैक्लिंटॉक ने इसकी खोज की थी और जिस प्लांट में की थी वो है मक्का। इन्होंने मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। जंपिंग जीन किसे कहते हैं, अब देखो कि ऐसे जीन जो मान लो कि ये आपके हैं गुणसूत्र, तो ये गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो सकती है या ट्रांसफर हो सकती है और एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर भी ये स्थानांतरित हो सकती है, या तो ये यहाँ आ जाएगी या किसी अन्य गुणसूत्र पे जा सकती है। तो जंपिंग जीन इसे नाम क्यों दिया गया वो समझो कि ये गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती है, उसके अलावा ये एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर ये जीन स्थानांतरित होने का गुण रखती है, इसलिए इसे जंपिंग जीन, ट्रांसपोजोन या रिट्रो एलिमेंट भी कहते हैं। तो जंपिंग जीन को जंपिंग जीन क्यों नाम दिया गया कि बारबरा मैक्लिंटॉक ने मेज में ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि ये जीन गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती थी, वह एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो सकती थी। इसके इस स्थानांतरित होने के या इस जंप करने के बिहेवियर के आधार पर इसे जंपिंग जीन नाम दिया गया। इसके अलावा इसे ट्रांसपोजोन एवं रिट्रो एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और मैक्लिंटॉक के इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था ये कार्य करने के लिए। फिर जंपिंग जीन के अलावा और कोई भी जीन ऐसी नहीं होती जो जंपिंग जीन की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पे जाने का गुण रखती हो। मीन्स जंपिंग जीन एकमात्र ऐसी जीन होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान व एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पे जाने का गुण रखती है। इसके अलावा और कोई भी जीन ऐसी नहीं होती जो
इस जीन की तरह एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर या गुणसूत्र में ही एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सके। फिर आती है आपकी स्प्लिट जीन। तो ये साइज में या यह जीन साइज में बड़ी होती है और यह इंट्रॉन व एक्सॉन दो खंडों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।